मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा सांस्कृतिक सामाजिक नुकसान उठाना पड़ा है तो सबसे ज्यादा इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण ही है। एक बार तो इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के एक मकड़ जाल में फंसकर हम अपनी पूरी आजादी गंवा चुके हैं, अपनी स्वाधीनता हम खो चुके हैं, अपना स्वराज्य, अपना तंत्र सब कुछ लुटा चुके हैं। अगर इतिहास में बात करूं तो सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि भारत ने जो की थी वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी, जिसके दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो संधि है जिसमें किसानों के लिए यह कहा गया है कि भारत की सरकारें किसानों को मदद नहीं करेंगी, तो अमेरिका की सरकारें किसानों को क्यों मदद करें? अगर भारत के किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा सकती WTO की शर्तों के आधार पर, तो अमेरिका के किसानों को सब्सिडी क्यों मिलनी चाहिए? आपको मालूम है अमेरिका का किसान $100 का उत्पादन करे तो सरकार की तरफ से $400 की मदद मिलती है उसको। यूरोप का किसान अगर $100 का उत्पादन करे तो यूरोप की सरकारें अपने किसानों को $400 की मदद करती हैं। अगर अमेरिका की सरकारें, यूरोप की सरकारें $100 के उत्पादन पर $400 किसानों की मदद कर सकती हैं, तो भारत की सरकारें क्यों नहीं कर सकती? ₹100 उत्पादन पर ₹400 की मदद किसानों की हम क्यों नहीं कर सकते? विश्व व्यापार संगठन की संधियों की शर्तें बदलवानी है। विश्व व्यापार संगठन की शर्तों में सबसे पहली शर्त यह बदलवानी है कि विश्व का व्यापार करना है, कराना है, यह हर देश का अपना संप्रभु अधिकार है, उसका सॉवरेन राइट है। कोई देश की संसद क्या कानून बनाए, क्या कानून ना बनाए, यह उस देश की संसद का संप्रभु अधिकार है। WTO यह कैसे तय कर सकता है कि आपको यह कानून बनाना चाहिए, दूसरा नहीं बनाना चाहिए? WTO हमारी सरकार की सरकार नहीं हो सकता, कोई सुपर गवर्नमेंट वो नहीं बन सकता। इसलिए ये संधि में से इस शर्त को निकलवाना चाहिए। हमारे भारत के नागरिक ब्रिटेन में जाते हैं तो उनके साथ विदेशियों का ही व्यवहार होता है, वो अपने स्वदेशी नागरिक जैसा व्यवहार हमसे नहीं करते, तो हम क्यों करेंगे दूसरों के साथ? तो भारत के लिए ही सारा कुछ है और दूसरों के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसी अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण जो संधियां हैं, वो WTO की हो, वो वर्ल्ड बैंक की हो, वो IMF की हो, वो CTBT की हो, वो NPT की हो, वो चाहे कार्बन उत्सर्जन की ट्रीटी हो, दुनिया की कोई भी ऐसी संधि हमें मंजूर नहीं है जो हमारे साथ पक्षपात करती है और दूसरे देशों को हमारा शोषण करने का अधिकार देती है। तो सारे भारत में हमें यह अभियान चलाना है, इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बनाना है। जब तक पूरे देश में कोई माहौल नहीं बनेगा तब तक इन संधियों को संसद से हम निरस्त नहीं कर पाएंगे। आप मुझे ये तकनीकी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इन संधियों को रद्द करने का अधिकार हमारे पास है? हाँ है। हमारे देश की संसद को ये सारी संधियां रद्द करने का अधिकार है। हम WTO की संधि हमारी संसद से रद्द कर सकते हैं, विश्व बैंक की संधि रद्द कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कर सकते हैं, किसी भी संधि को हमारी संसद रद्द कर सकती है। यह संसद का सार्वभौम अधिकार है। बस बात इतनी सी है कि संसद में इस विचार को लेकर पहुंचने वालों का बहुमत चाहिए, बाकी संसद कुछ भी कर सकती है। बार बार भारत दुनिया के देशों का गुरु रहा है, बार बार भारत दुनिया में विश्व गुरु का स्थान पाता रहा है, बार बार भारत दुनिया की लीडरशिप करता रहा है। शांति के लिए हो या युद्ध के लिए हो, हमने नेतृत्व किया है पूरी दुनिया को और हमने नेतृत्व दिया है। तो आने वाले समय में भी भारत ही नेतृत्व करेगा और भारत इन 70-80 देशों को रास्ता दिखाएगा, रास्ता बताएगा। अब भारत में यह काम जो करेगा वो आप सब करेंगे, हम सब करेंगे। हमारा संगठन भारत स्वाभिमान, आपका संगठन भारत स्वाभिमान, हम सबका संगठन भारत स्वाभिमान। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमको शक्ति मिले, साहस मिले और हम ये काम में यशस्वी हों। हमारी विजय हो, हमारी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मन में बचपन से जो एक बात घुसाई जाती है, बिठाई जाती है या पढ़ाई जाती है, वो ये कि दुनिया में भारत सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ देश रहा। फिर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है
कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब देश भारत रहा। फिर बताया और पढ़ाया जाता है कि दुनिया को कभी कुछ भारत ने नहीं दिया, भारत को दुनिया के देशों ने बहुत कुछ दिया। हमको बताया और पढ़ाया जाता है कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस भारत में कुछ नहीं होता, अंग्रेज नहीं आते तो शिक्षा नहीं होती, अंग्रेज नहीं आते तो विज्ञान नहीं आता, अंग्रेज नहीं आते तो तकनीकी नहीं आती, अंग्रेज नहीं आते तो रेल नहीं आती, अंग्रेज नहीं आते तो हवाई जहाज नहीं होता। ऐसी ऐसी बातें हम बचपन से पढ़ते आते हैं, सुनते आते हैं और आपस में चर्चाएं भी करते रहते हैं। आपने एक मनोविज्ञान की बात सुनी होगी, दुनिया में बार बार कही जाती है कि एक झूठ को जब बार बार बोला जाता है, बार बार बोला जाता है, बार बार बोला जाता है, तो थोड़े दिन में वो झूठ सुनते सुनते सच लगने लगता है। अंग्रेज लोग बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले बर्फ 18वीं शताब्दी में बनाई, हमने उनसे 1000 साल पहले बर्फ बनाई थी। सारी दुनिया को ये बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी हमने दी है। कागज बनाना पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया। कागज बनाना सबसे पहले भारत में शुरू हुआ। हमारे भारत में एक घास होती है, उसको सन कहते हैं, और एक घास होती है उसको मूंज कहते हैं। चीनियों के दस्तावेजों में यह लिखा हुआ है कि उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से सीखा, तो उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से, यहां से सीखा, सन और मूंज की रस्सी से। इसी तरह से दुनिया में सबसे पहली बैटरी समझते हैं, ड्राई सेल, अंग्रेजी में कहूं तो शायद जल्दी समझ में आ, ड्राई सेल बैटरी सबसे पहले भारत में बनी। और ड्राई सेल बनाने की जो विधि है ना, जो आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर रखी है, वो महर्षि अगस्त्य द्वारा दी गई विधि है। महर्षि अगस्त्य ने सबसे पहली ड्राई सेल बनाई थी और उसका विस्तार से उनका वर्णन है अगस्त्य संहिता में। पूरा ड्राई सेल बनाने की टेक्नोलॉजी, पूरी तकनीक उन्होंने दी है, और हम में से कई लोगों ने उस तकनीक से बना के देखा है और ड्राई सेल बनता है, और हजारों वर्ष पहले की वो तकनीक है। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आज से 3-3.5 हजार साल पहले का इतिहास है। उसमें सिक्के बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन है, और सिक्के की ढलाई करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियों की जानकारी। इसी तरह से जस्ता बनाना, जिंक, सारी दुनिया को भारत ने सिखाया जिंक बनाना। हमसे पहले कोई नहीं जानता था कि जस्ता कैसे बनता है, जिंक कैसे बनता है। और 13वीं शताब्दी में भारत में एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था रस रत्न समुच्चय। उस पुस्तक में जिंक बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन। पारा बनाना सारी दुनिया को हमने सिखाया। मरकरी जो सबसे मुश्किल है, सबसे जटिल है, वो पारा बनाने का चरक संहिता में बहुत विस्तार से वर्णन है, और रस रत्न समुच्चय में भी बहुत विस्तार से वर्णन। और एक बहुत रोचक जानकारी, दुनिया में सबसे पहले बारूद बना वो भारत में, बस इस्तेमाल उसका हुआ फुलझड़ी चलाने में। ये रोचक बात है, हमने बारूद बनाया सबसे पहले, लेकिन उसका बम नहीं बनाया, उसकी फुलझड़ी बनाई। एक ही निवेदन करना चाहता हूं अंत में कि आप आज के इस व्याख्यान के बाद अपने मन में कभी भी हीनता मत आने दीजिए, लघुता मत आने दीजिए, कोई आत्मग्लानि मत आने दीजिए। अब गर्व से कहिए, गौरव से कहिए कि विमान का आविष्कार हमने किया, बर्फ का आविष्कार हमने किया, स्टील का आविष्कार हमने किया, खगोल शास्त्र का सारा ज्ञान दुनिया को हमने दिया, गणित में नंबर सिस्टम हमने दिया, वर्गमूल दिया, घनमूल दिया, वैदिक गणित के सूत्र दिए, इतना कुछ दुनिया को हमने दे दिया है कि दुनिया हमारा सैकड़ों बार आभार व्यक्त करे तो भी वो कम है, हजारों बार आभार व्यक्त करे तो भी वो कम। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, सफल हो जाएगी। और हमारी सेना में भी बगावत नहीं होगी, और हमारे सेना के लोगों को मांस भी मिलता रहेगा, कत्ल खाने भी चलते रहेंगे। ये पत्र लिखा उसने लैंसडाउन को। लैंसडाउन ने पत्र पढ़ा, उसने फिर मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के उसने आदेश दिया कि जितने सरकारी कत्ल खाने हैं उनमें मुसलमानों की भर्ती की जाए। तो मुसलमानों में से कोई तैयारी नहीं हुआ भर्ती के लिए, कोई आया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ढूंढो, कोई तो मुसलमानों में जाति समूह होगा जिसको हम इस काम में लगा सकें। तो कुरैशी जाति समूह के मुसलमानों को प्रताड़ित करके, अत्याचार करके, मार पीट के अंग्रेजों ने गाय के कत्ल के काम में लगाया।
और उनको इतना प्रताड़ित करते थे कि गाय काटो गाय काटो। फिर होता क्या था कि ये गाय काटते थे कुरैशी समाज के लोग अंग्रेजों के दबाव में आकर। फिर अंग्रेज इसको पूरे देश में प्रचारित करते थे हिंदुओं के बीच में कि देखो तुम्हारी गाय तो मुसलमान काट रहे हैं। तो 1870 से 1894 तक जो आंदोलन चला गोरक्षा का, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ मिलकर गाय को बचाने के लिए लड़ रहे थे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जींद की जो गोरक्षा समिति 1870 में बनी उसमें 11 हिंदू थे और 7 मुसलमान थे। 18 लोगों की समिति थी। हर जगह गोरक्षा की समिति में हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर काम कर रहे थे। विक्टोरिया ने लैंसडाउन को आदेश देकर मुसलमानों से जबरदस्ती गाय कटवाकर कुरैशी समाज के लोगों को दबाव डालकर एक घृणित काम शुरू किया और सारे देश में यह लहर फैल गई। हिंदू और मुसलमान जो मिलकर गाय को बचा रहे थे। विक्टोरिया की इस पत्र के बाद की जो नीति बनी उसमें हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे। मुसलमानों के बीच में प्रचार किया गया कि कुरैशी को बहिष्कार करो क्योंकि ये गाय काट रहे हैं। हिंदुओं में प्रचार किया कि कुरैशियों को मारो पीटो क्योंकि तुम्हारी गाय काट रहे हैं। और अंग्रेज पूरे सुरक्षित हो गए। 1894 से ये नीति बनी और 1897 में इस नीति ने पूरे देश में एक विस्फोट कर दिया। और पहली बार मुझे ये दुख है कहते हुए कि हिंदू मुसलमान का पहला दंगा 1897 में अंग्रेजों ने कराया। वो इस नीति के तहत कराया ताकि ये हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाए और इस देश की गाय कटती रहे और अंग्रेजों का शासन सुरक्षित रहे। लैंसडाउन वो खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था जिसने हिंदू मुसलमानों को लड़वाया और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बरगलाया। ये लैंसडाउन ने कुछ टीम बना रखी थी। आपको सुन के लगेगा कि कितना घृणित आदमी था वो। उसकी टीम के लोग जाते थे और किसी मस्जिद के सामने रात को 2:30-3 बजे सुअर काट के डाल के चले आते थे लैंसडाउन की टीम के लोग। और सवेरे हल्ला मचता था, देखो हिंदुओं ने सुअर काट के मस्जिद में डाल दिया। फिर लैंसडाउन के लोग जाते थे और किसी मंदिर के सामने गाय को काट के छोड़ के चले आते थे और लैंसडाउन के कर्मचारी प्रचार करते थे, देखो मुसलमानों ने गाय को काट दिया। इस तरीके से दंगा भड़काया और 1897 में जो दंगा भड़का इस देश में, वो दंगा भड़कते भड़कते 1905 तक इतना खतरनाक हो गया कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के आधार पर देश का विभाजन करने का तय कर लिया और बंगाल राज्य को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। जिस अंग्रेज अधिकारी लैंसडाउन ने यह विष का बीज बोया हिंदू और मुसलमानों में, उस लैंसडाउन के नाम से इस उत्तराखंड में एक पूरा शहर बसा हुआ है, एक नगर बसा हुआ है, उसका नाम लैंसडाउन है। आत्मा को दुख होता है, कष्ट होता है, क्रोध आता है कि लैंसडाउन ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया। गाय का मांस अंग्रेजों को खाने को मिलता रहे, इसके लिए गाय का कत्ल करने के लिए कत्ल खाने चालू करवा के रखे। उस लैंसडाउन का नाम हम क्यों लें और उसके नाम पर कोई शहर का नाम क्यों बने? मैं अपील करना चाहता हूं लैंसडाउन की नगर पालिका से, लैंसडाउन की नगर परिषद से। मैं अपील करना चाहता हूं उत्तराखंड के सरकार के मुख्यमंत्री से, उत्तराखंड की सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो ये लैंसडाउन नाम के कलंक को, इस पाप को उत्तराखंड से जितनी जल्दी मिटा दिया जाए उतना अच्छा है। हम सब भारत स्वाभिमान में लगे हुए कार्यकर्ता अक्सर अपने मन में ये प्रश्न लाते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं कि क्या हमारा भारत स्वाभिमान अभियान सफल होगा, क्या हम हमारे उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे, क्या हमने जो संकल्प लिया है उसको प्राप्त कर पाएंगे। कई लोगों के मन में ये आता है कि क्या इसी जीवन में ये हो पाएगा। ऐसे मन में बहुत बार प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए हमको थोड़ा उदाहरणों की जरूरत पड़ती है। मैं आपके सामने आज कुछ ऐसे उदाहरण रखूंगा जिनको सुनकर आपके मन में ये उत्साह पैदा हो, उमंग पैदा हो और आप में जोश पैदा हो कि आज नहीं तो कल ये भारत स्वाभिमान का अभियान जरूर सफल होगा। श्री राम ने भी रावण को मारकर व्यवस्था परिवर्तन ही किया था। आप ध्यान रखिएगा, खाली सत्ता परिवर्तन नहीं किया था, व्यवस्था परिवर्तन किया था।
और व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया था। श्री कृष्ण ने कंस को मारकर व्यवस्था परिवर्तन किया था, पूरी व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया था। तो सारे महापुरुष इस देश में जो आते रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के काम के लिए आए हैं। सत्ता परिवर्तन किसी का लक्ष्य नहीं था, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन होने के लिए सत्ता परिवर्तन पहला चरण होता है, इसलिए उन्होंने सत्ता का भी परिवर्तन किया था और अंत में